Hi, welcome to the Backbenchers Way again. My name is Vinay. आज बात करेंगे KVS नोटिफिकेशन के बारे में. वैकेंसीज हैव कम और बहुत ही बेसब्री से सबको इंतज़ार था. आफ्टर 2-3 years लगभग ये वैकेंसीज आई हैं, राइट. सो उसी के बारे में बात करेंगे. दिस इज़ टेलीग्राम चैनल. इसमें मैं सारे PDF रिसोर्सेज और जितनी भी बुक्स हैं वो शेयर करता हूँ, सो यू कैन ज्वाइन दिस. ठीक है. बाकी 1.5x पे स्विच कर लेना. Okay, so this is about me. I have written UPSC PCS का मेंस. आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट्स इंटरव्यू. ठीक है. उसकी मैं मार्कशीट्स वगैरह शेयर करूँगा. आई वाज आल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर KVS TGT SST इंटरव्यू. ठीक है. तो आज उसी के बारे में बात करेंगे अलॉन्ग विद PGT हिस्ट्री ऑल्सो. ठीक है. तो दिस इज़ माई इंटरव्यू कॉल लेटर. ठीक है, ये देख सकते हो TGT SST का. एंड दिस इज़ द मार्कशीट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट CAPF की लास्ट ईयर 2024 की. ठीक है. इसमें जिन लोग को नहीं पता है, जो पेपर 2 होता है ना, दिस इज़ अ रिटन एग्जामिनेशन. तो रिटन में आई हैड 94, टोटल स्कोर 200. दिस वाज अराउंड मतलब 20-25 मार्क्स अबव द जनरल कट ऑफ था. ठीक है. बाकी रिगार्डिंग KVS PGT हिस्ट्री जो मैंने दिया था 2022 में, आई मिस्ड इट बाय 2-3, लगभग 2-3 मार्क्स के अराउंड. ठीक है. दोनों में एक बात कॉमन थी TGT SST और PGT हिस्ट्री में जो मैंने दिया था. इट वाज ज़ीरो प्रिपरेशन. मतलब स्पेसिफिक इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए मैंने कोई भी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया था. सो जो भी बैकग्राउंड नॉलेज, जो भी एक्यूमुलेटेड नॉलेज थी CSE वगैरह की, उसी को मतलब उसी के बेसिस पे मैंने ये एग्ज़ाम दिए थे, राइट. सो फॉर्चुनेटली एक क्लियर हुआ, एक मिस रह गया, मिस हो गया, राइट. तो दोनों के बारे में बात करेंगे. माई एक्सपीरियंस, कैसे मैंने क्लियर किया एंड क्या रहा एक्सपीरियंस, राइट. तो उसी के बारे में मैं शेयर करूँगा एक एक करके. फर्स्ट TGT SST एंड देन PGT. ठीक है. तो क्या क्या बात करेंगे, बुक लिस्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे, क्या रिसोर्सेज वगैरह यूज़ किए थे दोनों के लिए, राइट. Tier 1 Tier 2 अब पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है. तो जो भी मेरी राइटिंग स्किल्स हैं और जिसके बेसिस पे ये एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं, राइट, तो वो राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे. दोनों Tier 1 Tier 2. ठीक है. तो आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं और क्या क्या नोट्स कैसे बना सकते हैं, है ना. नोट्स बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब मैं शेयर करूँगा. आंसर राइटिंग सैम्पल एक आध आंसर लिख के भी देखेंगे इसी वीडियो में, राइट. तो मैं बताऊँगा कि आंसर्स कैसे होते हैं ना, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट होता है चेक करते समय, वो. ठीक है. और लास्टली बात करेंगे फोमो जो अभी क्रिएट हुआ है रिगार्डिंग पैटर्न चेंज. तो उसके बारे में बात करेंगे कि मतलब किस तरीके से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं, राइट. और एकदम ये मतलब मार्केट में किया हुआ है इसके बारे में कि अचानक से सब्जेक्ट पेपर हुआ है तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, है ना. तो उसके बारे में भी बात करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट Tier 1. ठीक है. Tier 1 के बारे में दोनों क्योंकि कॉमन है PGT TGT सबके लिए. तो Tier 1 में सिंपल है यार. QRE 5 सेक्शंस हैं, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर और GA, राइट. तो इसमें एकदम मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. जिसने SSC वगैरह का एग्ज़ाम का थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया होगा वो देख सकता हूँ. जिन्होंने बिल्कुल ही कुछ प्रिपेयर नहीं किया है तो SSC के बस PYQs हैं, उन्हीं को कर लो, राइट. फालतू का इधर उधर कोर्स लेने की वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. सिंपल है. बहुत ही मतलब डराया जाएगा, फोमो क्रिएट किया जाएगा कि ऐसा आ जाएगा वैसा आ जाएगा. यार मतलब नासा से पेपर बन के नहीं आने वाला है, राइट. वही क्वेश्चंस आते हैं जो सब कॉमन मतलब बाकी एग्ज़ाम्स में आते हैं. वही क्वांट, वही रीजनिंग, वही सब रिपीट होने वाला है, ठीक, राइट. लेवल अप ऊपर नीचे हो सकता है डेफिनेटली, बट क्योंकि कॉमन एग्ज़ाम है प्राइमरी से PGT, है ना, बाकी पोस्ट का भी, तो लगभग मॉडरेट लेवल ही रहेगा. बहुत ही ज़्यादा अप नहीं होगा, राइट. सो SSC के PYQs कर लो, सफिशिएंट है. Tier 2 के एक आध दो सवाल लगा सकते हो, राइट. तो उससे हो जाएगा. बाकी मैराथन सेशंस देख लेना यूट्यूब के, जो भी मतलब टॉपिक वाइज. ठीक है. कंप्यूटर के लिए कोई भी PDF मिल जाए, दैट इज़. और काफ़ी सारे मैराथन सेशंस इस पे भी पड़े हुए हैं. बाकी GA में लूसेंट कर लेना. ठीक है. बाकी स्पीडी एक PDF आती है, राइट. तो उसमें एनुअल करंट अफेयर होता है, उसमें से लास्ट 5-6 मंथ्स कर सकते हो. बाकी और उसमें भी मेजर देख लेना, एनवायरमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल. ठीक है. अवार्ड्स हो गए, देन स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हो गए, वो सब 5 to 6 मंथ्स के वुड सफाइस. ठीक. Tier 1 पे इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. एकदम मतलब 100 में से 100 स्कोर नहीं करना है. ठीक है. डायरेक्ट मतलब तुम्हें KVS के चेयरमैन डायरेक्ट तुम्हें ऑफ़र लेटर देने नहीं आएंगे हाई स्कोर लाने पे. ठीक है. सो मतलब एक मतलब मैक्सिमाइज़ करना है स्कोर को, बट
फोकस रखना है टीयर 2 पे, बिकॉज वही मेरिट में काउंट होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट क्वालिफाइंग, तो उस हिसाब से ही मतलब इस पे फोकस रखना है, ठीक है। ठीक है, अब मेन बात कर लेते हैं द एलिफेंट इन द रूम, टीयर 2, ठीक। देखो, एक एक करके बात करेंगे, पहले टी जी टी एस एस टी एंड देन पी जी टी हिस्ट्री, ठीक है। टी जी टी एस एस टी में 60 एम सी क्यूज़ हैं, इसमें तो कुछ मतलब वही नहीं है जो कॉमन आता था, पहले भी प्रिपरेशन करते थे, ठीक है। तो वही सेम रहेगा। थोड़ा सब्जेक्टिव के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सोर्सेज 6 to 10 एन सी आर टीज़, ऑल दो सिलेबस में 9th का है, तो 9th मतलब रिवर्स में ही पढ़ना है, पहले 9th फिर 6 to 8 कवर करना है, ठीक है। तो 9th पे ही फोकस रखना है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है और नेशनल मूवमेंट है, ठीक है। दो लार्जली मतलब जिस पे डील किया गया है तो वही है, ठीक है। इसमें से वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मिसलेनियस टॉपिक्स में, मतलब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में तो उसके लिए रंजन चक्रवर्ती की एक बुक आती है, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के वहाँ से टॉपिक्स कर सकते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नाजिज्म, है ना, वर्ल्ड वॉर, ये सब सारे, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन, मतलब सब कवर है इसमें, डिटेल में कवर्ड है, तो ये यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी 9 to 10 एन सी आर टी हो गई, फिर 6 to 8 हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पे। अगर मतलब मैंने जब पेपर दिया था तो मतलब लगभग इट वाज अ बैलेंस बिटवीन फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन अगर ड्रेनेज पैटर्न पे बन रहा है, ठीक है, तो यू नीड टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स, मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। सिंपल रिवर्स के नाम नहीं आएंगे, या फिर है ना मतलब कि कौन सा स्टेट और कौन से इसमें क्या कवर होता है, वो सब तो करना ही है। बट फॉर एग्जांपल अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखना है तो फॉर एग्जांपल ऐसे आ सकता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स you would come across if you start from नर्मदा रिवर नॉर्थ टू दी होल ऑफ दी सदर्न इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो मतलब ऊपर से नीचे तक सारी रिवर्स याद होना चाहिए, वो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, नर्मदा, टापी, और फिर उसके नीचे नीचे केरला की जो भी भारतपुजा रिवर्स हैं वो सब, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए रेडी रहना। फॉर एग्जांपल नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे आ सकते हैं कि मतलब मूवमेंट क्यों हुआ, कॉजेज़ क्या थे, इम्पैक्ट्स क्या थे, क्या फैक्टर्स रहे, तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना हो सकता है। थोड़ा सा क्योंकि सी बी एस ई क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो सी टेट जिस लेवल का मतलब अप हो रहा है तो उससे तो ऊपर ही आएगा, राइट। तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। अब एक सैम्पल क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो सब्जेक्टिव जो आने वाला है, 10 क्वेश्चंस और 4 मार्क्स ईच, मतलब 40 मार्क्स इस पे डिपेंडेंट है तुम्हारे, ठीक है। ऑल दो 60 एम सी क्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो तो डील हो जाएंगे, बट ये क्योंकि इसके रिगार्डिंग फोमो क्रिएटेड है मार्केट में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बस करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक सैम्पल क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत ही सिंपल, फैक्टर्स दैट लेड टू दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू राइट इट, ठीक। एग्जामिनर क्या देखता है, एक तो पिन पॉइंटेड होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब जो डिमांड है उसको डायरेक्टली हिट करो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिंपल है, आराम से 4 to 5 पॉइंट डिपेंडिंग ऑन टाइम, की अगर ज़्यादा राइटिंग स्पीड अच्छी है तो 6 से 7 पॉइंट्स लिख दिए, लेकिन मिनिमम 5 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए फॉर 4 मार्क्स, ठीक। अब क्या लिखोगे, इमीडिएट फैक्टर्स हैं, साइमन कमीशन के रिगार्डिंग हो गया है ना, फिर 1929 का जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस लाहौर जो सेशन हुआ, ठीक, उसके ऊपर वो फैक्टर था। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, ठीक है, वर्ल्ड वॉर इम्पैक्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रीज़ पे जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे जो इम्पैक्ट पड़ा है ना, खासकर टेक्सटाइल्स वगैरह और हैंडलूम इंडस्ट्रीज़। फिर प्रॉफिट मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक, तो किस तरीके से वो लोग करेंसी एक्सचेंज रेट कैसे मैनिपुलेट करते थे, वो सब, ठीक। और फिर फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई फर्स्ट वाली, ठीक है। ये सारे मान लो फैक्टर्स हो गए। अब ध्यान क्या रखना है, कुछ भी फैक्टर्स लिखना है या इम्पैक्ट्स लिखना है, इट शुड लुक मल्टी डायमेंशनल, ठीक। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, ये 2 पॉइंट्स हो गए तुम्हारे पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक, ये हो गए इकोनॉमिक फैक्टर्स, और कुछ हो जाते हैं तुम्हारे सोशल फैक्टर्स, या फिर मतलब जो नेशनल लीडर्स थे उनके बीच में, ठीक। तो मतलब इट शुड लुक मल्टी डायमेंशनल। ऐसे ही जब ज्योग्राफी के आंसर्स लिखोगे तो वो भी वैसे ही होना चाहिए, हाँ। पॉलिटी के जब लिखोगे तो वो भी वैसे होने चाहिए। तो अगर कोशिश करो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर फैक्टर्स उसमें इंक्लूड हो अगर बनता है तो, राइट। अब तुम ये तो हो गया नॉर्मल थ्योरेटिकल, ठीक। अब इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क कैसे लाना है, ये देखो। फॉर एग्जांपल कंक्लूजन जब लिखोगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ऐसे कर सकते हो कि सॉल्ट वाज यूज्ड एज अ इंक्लूसिव सिंबल, क्यों, क्योंकि वो रिच से पुअर क्लास तक दोनों को ही इक्वली इम्पैक्ट कर रहा था, राइट। सो गांधी चूज सॉल्ट एज अ सिम्बॉलिक मतलब नेचर था, ठीक है। तो उसको चूज़ किया सॉल्ट टैक्स को ब्रेक करने के लिए,
सो इट वाज इंक्लूसिव, मतलब मासेस को वो इम्पैक्ट कर रहा था, तो मूवमेंट को एक मास बेस्ड मूवमेंट बनाया जा सके, इसीलिए ही चोज सॉल्ट एज अ सिंबल। ठीक। अच्छा, इसमें एक मैप ड्रॉ कर सकते हो जिसमें कहाँ कहाँ इस मूवमेंट कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ। तो गुजरात है ना, केरला, त्रावणकोर, ठीक, यूपी एंड देन बंगाल। ठीक। तो इस तरीके से मतलब इसको ड्रॉ करके कुछ अगर यहाँ पे नेशनलिस्ट लीडर्स जिन्होंने लीड किया है यहाँ पे मूवमेंट, तो वो भी बना सकते हो। ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा एक्स्ट्रा मार्क। मतलब अगर किसी को, अगर तुम्हें 3 नंबर वो देने की सोच रहा होगा, तो ये मैप को देख के वो ही विल थिंक ऑफ 3.5 और 4। ठीक। तो इस तरीके से यू हैव टू थिंक। ठीक, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब ये कब आएगा? ये आएगा मल्टीपल रीडिंग के बाद। एक रीडिंग, 2 रीडिंग के बाद में ये ऐसा नहीं आ सकता है। यू हैव टू मल्टीपल रिवाइज, मतलब कई बार रिवाइज करना पड़ेगा। फिर आपको पॉइंट्स को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बना के अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्रिस्प कैसे? इस तरीके से 2-3 वर्ड्स में तुम्हारा एक पॉइंट होना चाहिए। इसको तुम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मतलब इसी पॉइंट को, फॉर एग्जांपल साइमन कमीशन को तुम 4 लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है, 1 लाइन में भी लिख सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ। ठीक। तो क्योंकि हमें पता नहीं है पेज आधा आएगा, एक आएगा, ठीक है, 1.5 भी आ सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्पेस गिवन, तुम्हें ये मतलब यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि एक पॉइंट को तुम कितना 4 लाइन में भी लिख सकते हो, 2 लाइन में भी लिख सकते हो, 5 to 6 लाइन्स में भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक यहाँ पे क्लियर होगा ये चीज़। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पीजीटी हिस्ट्री पे। पीजीटी हिस्ट्री में 3-4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है। 11th-12th की तुम्हें एनसीईआरटीज़ तो करनी ही करनी है 9th-10th के साथ में। ठीक है। उसके बाद इन पे बात करेंगे अभी। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में देयर इज़ अ बुक कॉल्ड अरविंद सिन्हा। इसकी बुक का नाम है यूरोप इन ट्रांजिशन। नीचे मैंने दिया होगा यूरोप इन ट्रांजिशन। फिर नॉर्मल लो की एक आती है, एंड देन रंजन चक्रवर्ती। ये जो है ना अरविंद सिन्हा, ये लगभग तुम्हारा मिडाइवल जो हिस्ट्री है ना वर्ल्ड की, वो यहाँ पे कवर की गई है। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री इन दोनों में कवर की हुई है। ठीक है। तो जो बुक में जहाँ से जो टॉपिक्स अच्छे लगे वो कर सकते हो। ठीक है। अरविंद सिन्हा में खासकर तुम्हारा फ्यूडलिज्म का टॉपिक हो गया, देन रेनेसा हो गया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया। ये बहुत अच्छे से कवर है डिटेल में। मतलब इट इज़ अ एकेडमिक बुक है। तो यहाँ पे डिटेल में सारा कुछ कवर है, इसके फैक्टर्स और हिस्टोरिकल डिबेट्स, उस पर किस तरीके से पूरी हिस्टोरियंस की डिबेट है, वो सब इसमें है। ठीक है। तो डिटेल में कवर करना है तो ये बुक से कर सकते हो। बाकी गूगल तो है ही। ठीक है। चैट जीपीटी वगैरह का फुल यूज़ करो, वहाँ से भी तुम्हें सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए गो टू बुक है तुम्हारी भूपिंदर सिंह। ठीक। मिडाइवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा, या फिर कुछ मतलब मिडाइवल पे तो बहुत सारी बुक्स हैं, तो सतीश चंद्रा प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम एंड प्लासिड पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय। ठीक। ये बहुत ही मतलब माय फेवरेट बुक ये वाली। ठीक है। तो जनरली मतलब इसको बहुत ही कंसेप्ट बनाने के लिए, या फिर बहुत ही अच्छे से अगर लिखना है तो ये कर सकते हो। अगर शॉर्ट में करना है थोड़ा सा तो स्पेक्ट्रम बुक है। ठीक है। ये हो गया। अब तुम्हें करना क्या है, 11th-12th के जो भी चैप्टर्स हैं ना, क्योंकि सिलेबस में तो ये दे रखा है, बट ये सोच के नहीं जा सकते हैं कि 11th-12th से ही एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब ऐसा नहीं होता है। पिछले बार के में भी पीजीटी हिस्ट्री के पेपर में मतलब बहुत ही अनशन सवाल आए थे। ठीक है। तो एनसीईआरटी से बहुत ही अलग पेपर आया था। इस बार का पता नहीं, बट तुम्हें मतलब सारा ही कवर करके जाना है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया हो गया, है ना, जो भी तुम्हारे 11th की जो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है। ठीक है। रेनेसा, देन समवेयर देयर वाज ये साउथ ईस्ट एशिया, और फिर मंगोलियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, ये सारा कुछ कवर करना है। ठीक है। तो मतलब डिटेल में कवर करना है। मतलब मेजर वही फैक्टर्स, कॉजेज़, और किस तरीके से जो भी सब टॉपिक्स दे रखे हैं हर चैप्टर में वो। ठीक है। सो आई थिंक ये सोर्सेज का हो गया। उसके बाद बात करते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स। अगेन वही मेसोपोटामिया, रोमन सिविलाइजेशन,
ठीक है। ये मिल जाएंगे तुम्हें। अमर फारूकी की एक बुक है सोशल फॉर्मेशंस, ठीक। ये मतलब DU में प्रेफर की जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये इसमें सारा बहुत डिटेल में कवर्ड है ये सारा कुछ, ठीक है। मेसोपोटामिया तो बहुत अच्छे से कवर्ड है, ठीक है। तो ये सारा कुछ सोशल फॉर्मेशन से तुम्हें मिल जाएगा, ठीक। बाकी फ्यूडलिज्म, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, रेनेसां, ये सब अरविंद सिन्हा में कवर्ड है। यूरोपियन ट्रांजिशन जो मैं पहले बता रहा था, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गई बुक्स की बात। थोड़ा PGT हिस्ट्री की आंसर राइटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आंसर राइटिंग में वही जो मैंने बताया पहले, TGT हिस्ट्री के बारे में सेम वैसे ही करना है, बट डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे तो मैं थोड़ा बहुत जो तुम्हारी आंसर्स हैं वो बाकियों से अलग क्या बनाएगा, है ना, वो होना चाहिए। जैसे तुम्हारे आंसर्स में हिस्टोरियंस के आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल रोमिला थापर हो गई, है ना, तो सुमित सरकार के आर्ग्यूमेंट्स हो गए, इरफान हबीब, पर्सी जैक्सन, आंद्रे बिंक, ठीक है। ये सारे जितने भी हिस्टोरियंस हैं, और भी मतलब बहुत सारे हैं, डिबेट्स हैं, हिस्टोरिकल डिबेट, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, मतलब उसके डिक्लाइन पे डिबेट है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे डिबेट है। मॉडर्न एम्पायर में आओगे तो उसके भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे डिबेट है। कुशान एम्पायर हो गया, उस पर भी डिबेट है, ठीक है। गुप्ता एम्पायर हो गया कि वो गोल्डन एज था कि नहीं था, उस पर डिबेट है। तो क्या बोलते हैं, तुम्हारा मिडाइवल में भी डिबेट है, 18th सेंचुरी की डिबेट है, मतलब बहुत सारी हैं। पूरी डिबेट्स करके नहीं जानी है, क्योंकि इस तरीके से पेपर बहुत ही ज़्यादा नहीं आएगा, बट यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। मतलब अगर मान लो 18th सेंचुरी की डिबेट आ गई, वैसे तो मतलब नहीं आनी चाहिए, बट अगर आ जाती है, यू शुड बी मतलब वो ऐसा क्वेश्चन होगा कि वो बाकियों से अलग बनाएगा। जो उसको लिख देगा ना, मतलब वो ही जो कट ऑफ है, वो ही ऊपर से ऊपर जाएगा, राइट। तो मतलब उस तरीके से प्रिपेयर, उस लेवल का प्रिपेयर करके जाना है कि यू शुड बी एबल टू डील विद इट, ठीक। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे ना, दीज आर्ग्यूमेंट्स गिव लेजिटिमेसी टू योर आंसर्स, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से ब्राउनी पॉइंट्स हो गए बेसिकली, कि वो तुम्हारे आंसर्स को अलग बनाएंगे बाकियों से, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स तुम्हें डिटेल में मतलब डिपेंड्स अपॉन कि किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। तो अगर बहुत अच्छे से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर एक मीडियोकर प्रिपरेशन करनी है तो ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि हर आंसर में एटलीस्ट एक दो आर्ग्यूमेंट्स, एटलीस्ट एक हिस्टोरियन का नाम हमेशा लाइक कोशिश करो कि उसमें आए, राइट। कुछ भी एक्सपर्ट या हिस्टोरियन का आर्ग्यूमेंट उस टॉपिक पे आना ही चाहिए, राइट। तो उससे क्या होता है, एक लेजिटिमेसी आती है तुम्हारे आंसर्स में, एंड एक इम्प्रेशन जाता है कि यू आर अ वेल रेड पर्सन, ठीक है। तो ये तुम्हें करना है, ठीक है। अब कैसे कर सकते हो, दोनों ये दोनों के रिगार्डिंग है, TGT हिस्ट्री PGT हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें लॉन्ग आंसर फॉर्मेट नहीं पूछा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है दोनों में, TGT में भी PGT में। तो एक ही चीज़ करनी है, जो भी नोट्स बनाओगे ना, इट शुड बी क्रिस्प, मतलब 6 to 7 पॉइंट से ज़्यादा होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। 6 to 7 पॉइंट्स एंड दैट्स इनफ, क्योंकि लिखने का वहाँ स्कोप ही नहीं है। तो बल्कि नोट्स जो बनाएगा वो पहले ही ब्लेंडर कर रहा है प्रिपरेशन में, ठीक है। तो 6 पॉइंट्स सफिशिएंट इनफ, उतना ही करो। मतलब बेसिकली वही चीज़ है कि एफिशिएंसी प्रिपरेशन में, कि बल्कि नोट्स 10 पेज एक टॉपिक पे बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है, वहाँ लिख ही नहीं पाओगे तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। 6 to 7 पॉइंट्स, 1.23 लाइन्स का, 4 लाइन्स का मैक्स टू मैक्स होना चाहिए बस, ठीक है। ऐसे 6 to 7 पॉइंट्स बना लो, उसी को रटो, उसमें कोशिश करना एग्जाम्पल्स हों, फैक्ट्स हों और मैप्स हों, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। विदाउट दिस कुछ मतलब वही बात है कि 1.5 से 2 मार्क का 1.5 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे थ्योरी लिखने पे, बट एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स और मैप्स बना दोगे तो वही 3.5-4 तक पहुंच जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक ये हो गया इसके बारे में। बस मुझे एक फोमो के बारे में बात करनी थी, कि आंसर राइटिंग में इतना कुछ नहीं है कि बहुत ही मतलब पता नहीं क्या ही आ गया है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है इसमें। बस तुम्हें लिखना है, जैसे 10th में, 9th-10th में बोर्ड्स में लिखते थे, ह्यूमैनिटीज़ हो गए 11th-12th में, तो उसमें जैसे लिखते थे, इंग्लिश लिखते थे, हिंदी लिखते थे, बस वैसा ही आने वाला है। आफ्टर ऑल CBSE पेपर ले रहा है, राइट। तो इसमें इतना डरने का कुछ बात नहीं है। इतना ज़्यादा फियर साइकोसिस मतलब बना दिया है कि सब्जेक्टिव पेपर है, कि बहुत ही क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है। 9th-10th में जैसे एग्ज़ाम्स लिखे हो ना, बस वैसे ही आंसर्स लिखना है। नथिंग कुछ ऊपर से पेपर आसमान से नहीं बन के आने वाला है, राइट। जैसे 9th-10th में लिखते थे वही बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तरह इसमें भी लिखना है। इसमें तो लॉन्ग आंसर फॉर्मेट भी नहीं है, आजकल CBSE में तो लॉन्ग आंसर फॉर्मेट भी आता है। इसमें तो तुम्हें 4 मार्क्स के आंसर्स लिखने हैं बस, ठीक है। 2.5 आवर्स हैं,
अगर 45 मिनट्स में अगर तुम्हारा MCQs भी कर लेते हो तो भी यू हैव इनफ टाइम टू राइट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो दिस इज़ इट, आई थिंक ये चीज़ आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी था। बाकी जो भी डाउट्स होंगे या जो भी तुम्हारे ओपिनियंस है वो सारे कमेंट्स सेक्शन में डाल देना, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी डाउट्स होंगे वो डाल देना एंड प्लीज़ ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल द बैक बेंचर्स वे, ठीक है। ऊपर दे रखा है दिस, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसमें सारे PDF रिसोर्सेज आगे जितने भी आने वाले हैं वो सारा मैं इसमें डाल दूँगा। और बाकी Tier 1 क्लियर करते हैं एंड देन उसके बाद जो भी राइटिंग वगैरह का होगा उसके लिए आया हुआ प्लान कोशिश करेंगे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह या एवेल्युएशन उसको लेके हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट।